नमस्कार दोस्तों। मेरे पास डेटा परचेज़ को लेकर और एजेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर कुछ क्वेरीज आ रही थी। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल को बताने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको एजेंसी रिक्रूटमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट है और पूरी जो प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगी। एंड सेकंड पार्ट में मैं जो डेटा परचेज़ के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है कि कहाँ से डेटा परचेज़ करें, कैसे क्या, उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप स्पीड में देख सकते हैं, बट जब आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें फिर छूट जाती हैं। फिर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनल मैसेज करके या ग्रुप में पूछते हैं कि मैडम ये चीज़ बता दीजिए, और मेरे लिए बार बार रिपीट करना फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। एंड सेकंड ये है कि जो मेरे 60% व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करने से इतनी दिक्कत क्यों है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि पूरा प्रोसीजर क्या है एजेंट रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए, दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले एमआर कटवाएंगे, 150 रुपये की होती है, कैश काउंटर से कट जाती है। एमआर जब कटवाएंगे तो क्या क्या चीज़ आपको एक स्लिप बनानी है, और उस स्लिप पे क्या क्या लिखना है, आपने डीओ कोड लिखना है, एजेंट का नाम लिखना है, और आपने जो अकाउंट नंबर है वो लिखना है, और जो अमाउंट है 150 रुपये वो लिखना है। ये जाके कैश काउंटर पे आपने दे देनी है, और उसके बाद एमआर वो दे देंगे आपको। उस एमआर को संभाल के रखिए, वो बाद में काम आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एजेंट के मोबाइल नंबर लेके और आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, और वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और स्पॉन्सरशिप फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ वो भी जाके देख लीजिए, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम स्पॉन्सरशिप करने के बाद हम जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिएगा। देखिए, आपको चाहिएगा एजेंट की फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा के रख लीजिए, जैसे ही आप एमआर कटवाते हो उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आपको वो पैन कार्ड उनको देना होता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपको बना के देंगे। मैंने एक नंबर शेयर कर रखा है, या तो वहाँ से बनवा लीजिए या कहीं से भी बनवा लीजिए, जहाँ से आपको सस्ता पड़ता हो ना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वहाँ से बनवा लीजिए। घंटे 2 घंटे में बन के वो आपको दे देते हैं, या सुबह से शाम तक दे देते हैं। ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करा दूँ कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आपका यूआरएन अटके नहीं, यूआरएन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगे, इसके लिए आप ना एक तो बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप उनके साइज़ का ध्यान रखेंगे कि साइज़ जो है ना वो प्रॉपर, जिस फॉर्मेट में मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है ग्रुप में, जो जो रूल रेगुलेशन और साइज़ वगैरह जो भी चाहिए होता है फ़ोटो के लिए कि यूआरएन आपका अटके नहीं, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है, सावधानी से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे कि जहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है वहाँ 10th की मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, और जो भी कुछ आप अपलोड करेंगे वो विजिबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ उसकी दिखाई नहीं दे रही आधार में, या फिर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिखाई नहीं दे रही, या फादर के नेम में कोई मिसमैच होता है तब भी आपका यूआरएन अटक जाता है। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से बता रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। इसके बाद आप जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। अगेन आपको एक स्लिप तैयार करनी है, उसमें आप एजेंट का नाम, मोबाइल नंबर और जो एमआर नंबर है ना वो लिख के जाएंगे, और उनको बोलेंगे कि यूआरएन के लिए डिवीज़न सेंड कर दीजिए। वो यूआरएन के लिए डिवीज़न सेंड कर देंगे। यूजुअली जब अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगता है यूआरएन पे, तो 1-2 दिन के अंदर ही आपका यूआरएन आ जाता है। और यूआरएन आने का आपको पता कैसे चलेगा, या तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में पता करते रहिए, मतलब डेली जाके एक बार आप चेक कर लीजिए, रूटीन का हिस्सा बना लीजिए,
कि डेली एक बार चेक जाके आप सेल्स डिपार्टमेंट में पता कर लीजिए कि आपका कोई यूआरएन लगा है या नहीं लगा। दूसरा ये है, आपके एजेंट के मोबाइल पे भी मैसेज आएगा कि उसका यूआरएन लग गया है। यूआरएन लगने के 24 आवर्स के बाद आप एग्ज़ाम मतलब फ़ी पे कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और फीस पे करने के बाद आप एग्ज़ाम की स्लॉट और जो टाइम और डेट है वो बुक कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर हम ये चाहें कि हम कल की ही डेट ले लें तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ की जो स्लॉट है सारी ही ऑलरेडी बुक हो चुकी हों, तो फिर आपको 10 दिन के बाद की ही मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप स्लॉट बुक करें ना तो उसमें डिले नहीं करें, क्योंकि आपके एक दिन डिले होने से हो सकता है अगले 3-4 दिन की या उस पर्टिकुलर डे की सारी स्लॉट बुक हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। एक बार स्लॉट बुक होने के बाद कोई रिफंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब आप यूआरएन के जब फीस पे करने के लिए यूआरएन वगैरह एंटर करेंगे ना, तो उसमें भी ध्यान रखिए यूआरएन नंबर बहुत सावधानी से डालें, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो गया था कि मैंने किसी दूसरे से यूआरएन फिल करवाया था, उन्होंने गलती से किसी मतलब एक डिजिट ऊपर नीचे हो गया था, तो वो किसी और की फ़ीस पे हो गई थी और वो रिफ़ंड नहीं होती, चाहे आप मुंबई बात कर लो चाहे कहीं बात कर लो, वो रिफ़ंडेबल नहीं है। तो एक चीज़ का इसका ध्यान रखिए, फिर वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड जब फिर इसके बाद जब स्लॉट वगैरह बुक हो जाती है तो उसके बाद कोई इतनी दिक्कत नहीं है, उसके बाद एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम पास कर लेगा। अगर जो एग्ज़ाम पास कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो फिर वो दोबारा से वही फ़ीस पे करके और फिर से स्लॉट बुक करवानी पड़ती है, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने एजेंट को एक बार में पास करवा दे। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद जब एजेंट एग्ज़ाम पास कर लेगा उसके बाद की प्रोसीजर बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। उसके बाद आपको चाहिएगा एजेंसी का फॉर्म, आपको ब्रांच से ही मिलता है, वो फिल करना है। उसमें आपके सिग्नेचर होंगे, एजेंट के सिग्नेचर होंगे, उसकी फ़ोटो लगी और जो पूरी डिटेल्स है कि उसका नॉमिनी वगैरह कौन होगा, ये सब पूरी डिटेल लगेंगी। और डॉक्यूमेंट वही सारे लगेंगे, प्लस में 1-2 डॉक्यूमेंट एडिशनल हो जाएंगे, वो मैं बता देती हूँ। 10th की मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इन सब की मतलब हार्ड कॉपी ही लगेगी इस समय तो। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, जो एग्ज़ाम पास करा है उसका स्कोर कार्ड हो गया, बैंक की डिटेल होगी, चाहे तो वो कैंसिल चेक दे या फिर पासबुक का कॉपी दे, ये हो गया। और अम, इसके अलावा लगेगा, अगर रेंट एग्रीमेंट लग रहा है, मतलब आपने रेंट एग्रीमेंट के थ्रू वो बनाया है, बाहर का एजेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट भी इसी स्टेज पे लगेगा। और एमआर की, एक एमआर का जो पोर्शन, एमआर 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, तो एक जो पोर्शन है वो यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से 6-7 डॉक्यूमेंट लगते हैं। 10th की मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, बैंक डिटेल और एमआर, और अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, तो ये लगेगा। इसके बाद आप बीएम के सिग्नेचर होते हैं, और कई बार बीएम जो होते हैं ना, वो जो आपका एजेंट है उसका इंटरव्यू भी ले लेते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, मतलब कहने का इंटरव्यू होता है, और उसमें बस 1-2 क्वेश्चन वो पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, कई बार बिना पूछे भी वो सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये ब्रांच टू ब्रांच पे वेरी करता है। इसके बाद वो फॉर्म आप जो है ना, बीएम के जो सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म है, वो आप जाके सेल्स डिपार्टमेंट में दे देंगे और बोल देंगे कि एजेंसी कोड लगा दो। उसके बाद आपका एजेंसी कोड लग जाएगा, तुरंत ही लग जाता है। और बस फिर आपको एजेंसी कोड मिल जाएगा और नेफ्ट का वो डिटेल मिल जाएगी, तो आप वो अपने पास रख लीजिए। और जैसे ही आपका एजेंट काम करना शुरू करेगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी डिटेल बता दी। देखिए कितना ज़्यादा समय लग गया इसमें। अब दूसरा आता है डेटा परचेज़ को लेके। देखिए डेटा परचेज़ के रिगार्डिंग मैंने एक कल ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक नंबर शेयर किया था, तो उसके बाद से ज़्यादा क्वेरीज आने लग गई हैं, वैसे तो पहले भी आ रही थी। तो इसमें मैं अपना ओपिनियन बता देती हूँ, फिर बाकी सारे सजेशन भी दे दूँगी। देखिए मेरा टेक तो ये है कि आप खुद से अपना डेटा कलेक्ट करिए। अब वो डेटा आप कलेक्ट कैसे करेंगे, चाहे तो आप सर्वे कीजिए, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप खुद से डेटा खुद से डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा, उसका कन्वर्जन रेशो ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने तो डेटा भी परचेज़ किया हुआ है, और मेरा डेटा जब मैंने परचेज़ किया था, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जब मैंने डेटा परचेज़ किया था, एक तो वो क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेशो बहुत कम होता है। मैंने 25 एजेंट लिए थे, तो उसमें से 5 से ज़्यादा एजेंट मेरे कन्वर्ट नहीं हुए थे। क्योंकि कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैम हमने तो ना ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, हमें लगा कि कोई ना फिक्स सैलरी होगी।
तो अब उनको तो कन्फ्यूज़न हो गया कि फिक्स सैलरी है कि ये कमीशन वाला काम है, तो आधे लोग तो ऐसे हट जाते हैं। फिर कोई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, कोई पास कर लेते हैं फिर उन्हें वो काम डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस तरीके से कर कर के बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो नाम और नंबर ही देते हैं और उसी का पैसा लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये डेटा परचेज़ करना, आउटसोर्स करना डेटा, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, क्योंकि मेरे समय में तो 50 रुपये में एक एजेंट का डेटा मिल रहा था, पर आपके समय में मुझे पता चला है कि 90 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 100 ही मान लीजिए। तो इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। प्लस में मेरे सुनने में ये भी आया है कि 1500 रुपये में वो आपको यूआरएन भी लगा के दे रहे हैं। तो यूआरएन लगना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यूआरएन तो वैसे भी लग जाते, कोई कोई कभी ही होता है कि हमारा यूआरएन के लिए अटकता है। तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है और उसको फेस कैसे करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से ही तो सीखते हो। सब कुछ चीज़ आप आउटसोर्स करने लग जाओगे तो आपका तो पैसा तो आधा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो ये एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप आउटसोर्स कीजिए। और अगर आपको आउटसोर्स करना ही है तो उसकी भी मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि उनमें आप किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये है कि जो डेटा सेलर है उससे निगोशिएशन करे, कि निगोशिएशन करे। दूसरा ये है बार्गिन करे, ये नहीं कि उन्होंने कहा इतने अमाउंट और आपने एकदम से सारी अमाउंट पे कर दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अमाउंट को डिवाइड कर लीजिए। उनको या तो दो चीज़ें बोल सकते हैं, या तो डेटा को हाफ पेमेंट अभी करेंगे और हाफ पेमेंट पूरा डेटा मिलने के बाद करेंगे। एंड दूसरा ये है कि वो एक स्लॉट, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एक एजेंट का आपको डेटा दे देंगे कि आपने 100 रुपये दिए और एक एजेंट का आप डेटा ले गए, नहीं। वो 25 या 30 का एक पूरा बंच देते हैं आपको। तो आप जैसे मान लीजिए आपने आज डेटा सेलर को कॉल किया और आपने कहा कि मुझे इस एरिया का डेटा चाहिए एजेंट के रिगार्डिंग, तो कहेंगे ठीक है मेरे को कल तक का समय दो या परसों तक का, मतलब एक दो दिन का वो समय मांगते हैं और उसके बाद वो पूरे 30 के 30 आपको दे देंगे। पर मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप एकदम से इकट्ठा वो 30 का 30 डेटा ना लें। क्योंकि क्या है कि उन्होंने तो दे दिया उनका काम पूरा और हमने पेमेंट कर दी, अब वो फ्री हो गए, पर हमारा तो काम अभी बाकी है। हमें तो उन्हें कॉल भी करनी है, उनसे मीटिंग भी करनी है, उनको समझाना भी है, तो हमें तो समय चाहिएगा ना। तो हमें क्या करना है कि अगर मान लो 30 का वो एक बंच दे रहे हैं तो हमें 10 10 में करके उनसे डेटा लेना है। और उनको ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप मुझे डेटा देती जाएंगे उस हिसाब से मैं पेमेंट करता जाऊंगा। ये चीज़ आपको करनी है उनके साथ। और तीसरा ये है कि आप उनसे बात करके देखिए क्या वो आपको प्रोफाइल बेस्ड डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर प्रोफाइल बेस्ड डेटा प्रोवाइड करा देना तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उनसे हाउसवाइफ का डेटा मांगिए। ठीक है, हाउसवाइफ या स्कूल टीचर्स वगैरह का डेटा मांगिए, क्योंकि इनका ना जो काम करने का जो मतलब जो आउटपुट ये देते हैं ना, जो पॉलिसीज़ ये करते हैं, ये बहुत अच्छे से करते हैं। और हाउसवाइफ स्कूल टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे एजेंट साबित होते हैं। तो अगर वो प्रोफाइल बेस्ड डाटा आपको प्रोवाइड करा सकते हैं ना तो आप कर लीजिए। जैसे 10 तो आपने हाउसवाइफ मतलब उनसे हाउसवाइफ का डेटा ले लिया, 10 आपने उनसे टीचर्स का डेटा ले लिया और 10 आपने रैंडम डेटा ले लिया, तो इस तरीके से बात करिए। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये जो पंडित वगैरह होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप मतलब इस तरह का एक पर्टिकुलर डेटा उनसे डिमांड करिए। हो सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग वो आपको सप्लाई भी करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बस यही मेन मेन बातें मुझे आपसे बतानी थी। और तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ मेरे पास ये आई है कि डेटा कहाँ से ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कैसे डेटा कलेक्ट करें। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अम, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट तो नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मुझे ये नहीं पता। मेरा एक्सपीरियंस जब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गई थी तो वो टोटली डिफरेंट था, और हो सकता है आपका टोटली डिफरेंट हो। क्योंकि देखिए वैसे तो वो अब हमारे लिए वो बैठे हुए नहीं है कि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर आएगा एलआईसी से और वो कहेगा कि मुझे डेटा चाहिए और हम उसे डेटा दे देंगे। मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो हमारे लिए ही बैठे हुए हैं और हमें डेटा दे देंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उनसे ये कहना है कि ऐसे ऐसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देखी कि मैं एलआईसी से डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ जॉब फेयर जब लगता है तो मुझे उसमें एज ए एम्प्लॉयर अपना नाम लिखवाना है। तो एज ए एम्प्लॉयर अपना नाम लिखवा लीजिए आप, और आप उनको अपना पूरा प्रोफाइल बता दीजिए और उनके साथ एक कन्वर्सेशन की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो, अगर आपको कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिल जाते हैं, तो वो हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ डेटा परचेज मतलब डेटा परचेज करने में, सॉरी, डेटा में आपको डेटा प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प कर दे।
ठीक है। दूसरा ये होता है कई बार उनकी नज़र में कोई बंदा होता है जो इस तरह का काम कर सके, तो वो आपको मतलब वो लीड भी दे सकते हैं आपको। और मतलब कुछ ना कुछ तो वो हेल्प कर ही देते हैं कि यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, यहाँ से आपको आपके एजेंट मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो हेल्प कर ही देते हैं। और भाई आपका दिन बहुत ही बुरा है, अगले बंदे का मूड बहुत ख़राब है, तो कुछ कह नहीं सकते, तो हो सकता है वो आपसे ढंग से बात भी ना करे और फिर आप कहेंगे कि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। तो इसलिए कोशिश करते रहे। और जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अगले बंदे को अपनी बात से कन्विंस कर पाते हैं, इम्प्रेस कर पाते हैं। और अ, ये मेन रहेगा। ठीक है। तो बस मुझे यही सब बताना था आपको, एंड आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डेटा परचेज के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप फला मैंने लेडी का नंबर ज़रूर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, पर मैंने हमेशा यही कहा है, बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि आपने कहाँ से डेटा परचेज़ किया। अच्छा, दूसरा ये है कि वो लेडी मेरी रिलायबल है, क्योंकि मैंने ख़रीदा हुआ है, तो मुझे ये पता है कि कम से कम फ्रॉड तो नहीं है। आज से 2 साल पहले ख़रीदा था, तो मैं तब की बात कर रही हूँ। अब वो अगर फ्रॉड करने लग गई हो या कुछ हो गया हो, तो देखिए ऐसे बंदे की तो गारंटी नहीं ली जा सकती ना। तो ये वाली चीज़ है। और आप खुद से मेहनत करिए, खुद से जितना ज़्यादा हो सके लोगों से मिलिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुझे तो यही लगता है, और मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से पैसे वेस्ट करने से तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता। या फिर आप 1 to 1 डील कीजिए कि मुझे एजेंट चाहिए, और एग्ज़ाम भी पास करेगा और वो 100 पॉलिसी करेगा, तो मैं आपको 500 भी देने को तैयार हूँ। इस तरीके से आप बात करके देखिए, तो वो बढ़िया रहता है ज़्यादा। मतलब चीज़ों को अपने फेवर में लीजिए, जितनी ज़्यादा निगोशिएशन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा निगोशिएशन कीजिए। तो या दोस्तों, बस यही सब बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी, बतानी थी। और इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना या वीडियो अपलोड करना मेरे लिए आसान रहता है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड बस दोस्तों, अगर आपको मेरा काम और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।